कहानी के स्टार्ट में हमें द 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। एक ऐसी जगह जहां मुरीम फाइटर्स का जाना मना है और जो डिमोनिक कल्ट की पवित्र ज़मीन मानी जाती है। और फिलहाल हमारा एमसी इसी खतरनाक जंगल के बीच जान बचाकर भाग रहा था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी देर से लगातार भाग रहा है। कपड़े फट चुके हैं, सांस फूल रही है और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। भागते भागते हमारे एमसी की ताकत लगभग ख़त्म हो चुकी थी और फिर अचानक उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकरा गया, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिर पड़ा। एमसी गिरने के बाद कहता है, धत तेरी की, मेरे पैर तो जवाब दे चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है। ये एहसास होते ही उसने हल्का सा अपना सर ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर शौक साफ नज़र आ रहा था। एमसी कहता है, तुम कमीनों, तो इन सब के पीछे तुम थे। और जब उसने ध्यान से सामने देखा तो उसका शक सच निकला। उसके सामने एक विशाल पेड़ की टहनियों पर खड़े 6 असैसिन्स नजर आए। सब ने लाल कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से उसी का इंतजार कर रहे हो। सामने खड़े असैसिन्स को देखते ही हमारे एमसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एमसी कहता है, सालो तुम लोग ही थे इन सब के पीछे। लेकिन एमसी की बात सुनकर उन असैसिन्स के चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं आई, बल्कि उनमें से एक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम काफ़ी देर से भाग रहे हो। अब तक तो तुम पूरी तरह थक चुके होंगे प्रीफ चियोन। तभी उसके पास खड़ा एक और असैसिन जमाही लेते हुए बोला, सच में तुमने इतना टाइम लगा दिया कि मैं तो लगभग यहीं सोने वाला था। उन 6 असैसिन्स को सामने देखते ही हमारे एमसी का दिल बैठ सा गया। वो पहले ही बुरी तरह थक चुका था और अब उसके पास भागने की भी ताकत नहीं बची थी। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैं इतना थक चुका हूं कि अब और भाग भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उन असैसिन से सवाल किया। एमसी कहता है, आखिर तुम लोग ये सब कर ही क्यों रहे हो? मैं तो एकेडमी ज्वाइन करने वाला भी नहीं हूँ, वैसे भी मेरा वहाँ कोई चांस नहीं है। फिर भी तुम सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? तभी उन असैसिन्स में से एक आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एकेडमी ज्वाइन करते हो या नहीं, और ना ही इससे कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स कितनी ही कमजोर है। जब तक तुम अगले लॉर्ड बन सकते हो तब तक तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यंग मास्टर, ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। उसके बाद एक दूसरा असैसिन बोलता है, चाहे तुम किसी गरीब घर में पैदा हुए हो या तुम्हारी माँ सिर्फ एक नौकरानी ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हमारे लॉर्ड का खून दौड़ रहा है, इसीलिए हम तुम्हें एक आसान मौत देंगे। ये बात सुनते ही हमारे एमसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एमसी मन ही मन कहता है, झूठ बोल रहे हैं ये सब, मुझे बिना दर्द की मौत देने का इनका कोई इरादा नहीं है। मैं भी बिना लड़े मरने वाला नहीं। ये सोचते ही हमारे एमसी ने धीरे से अपने कपड़ों के अंदर से छुपाया हुआ एक खंजर निकाल लिया। उन असैसिन्स में से एक हमारे एमसी को ध्यान से देखते हुए बोला, क्या गार्ड जैंग ने तुम्हें लड़ना सिखाया है? लेकिन अगले ही पल उसने एमसी को दोबारा गौर से देखा और उसके मन में एक अलग ही ख्याल आया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असैसिन सोचता है, लगता है ये हंट और भी मजेदार होने वाली है। इतना सोचते ही उसने अपने साथ खड़े असैसिन्स को अटैक करने का इशारा कर दिया और अगले ही पल 5 असैसिन्स सीधा हमारे एमसी पर टूट पड़े। एमसी ने भी हार नहीं मानी। उसने अपना खंजर इधर उधर कई बार घुमाया, लेकिन एक भी बार किसी असैसिन को छू तक नहीं पाया। तभी एक असैसिन ने तलवार के हैंडल वाले हिस्से से हमारे एमसी के हाथ पर जोर से वार किया। झटके से एमसी का खंजर उसके हाथ से छूट गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वही असैसिन उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा चुका था। असैसिन बोलता है, बस इतना ही कर सकते थे तुम। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे एमसी ने एक और खंजर छुपा कर रखा हुआ था। उसने धीरे से अपनी पीठ के पीछे छुपाया हुआ खंजर निकाल लिया। ये देखते ही पीछे खड़े एक असैसिन ने चिल्लाकर कहा, संभल के, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे एमसी ने बिना एक पल गवाए सीधा खंजर उस असैसिन के गले में घुसा दिया। एक ही बार में असैसिन वहीं ढेर हो गया। असैसिन की पकड़ छूटते ही हमारा एमसी जमीन पर उतर आया। उसके चेहरे पर थकान और गुस्से से भरी एक मुस्कान थी और एमसी बोलता है, कैसा लगा? एक पल के लिए बाकी सब असैसिन्स भी शौक में पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बुरी हालत में भी ये लड़का उनके एक साथी को मार सकता है। असैसिन मन ही मन में सोचता है, अगर इसने सही ट्रेनिंग ली होती तो ये बहुत आगे जा सकता था। लेकिन अगले ही पल उनका शौक गुस्से में बदल गया। एक असैसिन तेजी से एमसी की तरफ बढ़ा और उसने अपना घुटना सीधा एमसी के चेहरे पर दे मारा। जोरदार वार लगते ही हमारा एमसी जमीन पर जा गिरा। असैसिन धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारी गेम अब खत्म हुई। और इतना कहकर उसने अपनी तलवार सीधा एमसी के पेट में घुसा दी। हमारे एमसी की दर्द भरी चीख पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। इस वक्त हमारे एमसी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उन असैसिन्स में से एक उसके घाव पर पैर रखकर उसे और ज्यादा दर्द दे रहा था। फिर वो असैसिन हमारे एमसी से कहता है, कैसा लग रहा है जब तुम्हारे पेट में इतना बड़ा छेद हो? अब हमारा एमसी लगभग हार मान चुका था। एमसी मन ही मन में सोचता है, अब मैं कोई और चाल नहीं चल सकता, लेकिन कम से कम अच्छा है कि मरने से पहले इनमें से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन उस असैसिन को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। असैसिन कहता है, और तड़पो, जितना हो सके उतना तड़प कर मरो। दर्द की वजह से हमारे एमसी की हालत और भी खराब होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ असैसिन्स का लीडर चुपचाप सब देख रहा था। लीडर मन ही मन सोचता है, हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते, लेकिन इसने हमारी स्टील्थ स्क्वाड का एक मेंबर मारा है, इतना तो बनता ही है। और वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक सुनहरी रोशनी बिजली की रफ्तार से उस असैसिन की तरफ बढ़ी जो हमारे एमसी को तड़पा रहा था। पीछे खड़े असैसिन कुछ समझते उससे पहले ही उस असैसिन के शरीर का ऊपर वाला हिस्सा पल भर में उड़ गया और हर तरफ खून बिखर गया। ये देखकर सभी असैसिन बुरी तरह घबरा गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी उनमें से एक असैसिन को कुछ नजर आया। फिर वो असैसिन जोर से चिल्लाता है, हमारे पीछे देखो। और जब सबने मुड़कर देखा तो वहाँ एक अनजान लड़का शांत खड़ा था। उसके कपड़े इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। उसने मॉडर्न दुनिया के कपड़े और जूते पहने हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने खतरनाक माहौल में भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसके चारों तरफ फैली हुई नीली ओरा जैसी ऊर्जा साफ बता रही थी कि ये कोई आम इंसान नहीं था। ये सब देखकर असैसिन्स का लीडर भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। असैसिन्स का लीडर मन ही मन सोचता है, ये है कौन और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तभी सबकी नजर उस रहस्यमय शख्स पर जाकर टिक गई। नीली रोशनी से घिरा हुआ वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे किसी बात की जरा भी परवाह ना हो। लेकिन असैसिन्स में से एक ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बाकी सब सन्न रह गए। जिस असैसिन ने हमला किया था वो पलक झपकते ही मारा जा चुका था। ये देखकर बाकी असैसिन्स के चेहरों पर साफ शौक नजर आने लगा और फिर नीली रोशनी में घिरा वो शख्स अचानक गायब सा हो गया। नहीं, वो गायब नहीं हुआ था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी की आंखें उसका पीछा ही नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते एक के बाद एक असैसिन्स मरते चले गए। अब तक जो लोग शिकार करने आए थे वही डर और कन्फ्यूजन में डूब चुके थे। इस बीच असैसिन्स का लीडर मन ही मन सोचता है, ये लड़का तो वैसे भी मरने वाला है, इसका काफ़ी खून बह चुका है, मुझे अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। वो हमारे एमसी की तरफ देखकर ये सोचता है। इतना सोचते ही उसने भागने के लिए एक लंबी छलांग लगा दी, लेकिन उसकी किस्मत में बचना लिखा ही नहीं था। जैसे ही वो हवा में पहुंचा, नीली रोशनी में घिरे उस शख्स ने अपना हाथ उठाया और एक अजीब सा इशारा किया और अगले ही पल असैसिन्स का लीडर हवा में ही फट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी हमारा एमसी परेशान नजर नहीं आ रहा था, बल्कि यह सब देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। एमसी बोलता है, बहुत बढ़िया। तभी सामने खड़ा नीले कपड़ों वाला लड़का बोल पड़ा, लगता है मेरे नोबल एंसेस्टर का मूड काफ़ी अच्छा है, जबकि अभी कुछ ही देर में खून की कमी की वजह से आप मरने वाले हैं। ये बात सुनकर हमारा एमसी बुरी तरह उलझन में पड़ गया। एमसी सोचता है, एंसेस्टर, ये लड़का आखिर है कौन और ये कैसी अजीब बातें कर रहा है। आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। हर बीतते सेकंड के साथ मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है और मेरा शरीर भी बर्फ़ की तरह जमता जा रहा है। क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्लू ओरा में घिरा इंसान अपने हाथ पर बंधी हुई एक अजीब सी वॉच की तरफ देखने लगा, जैसे वो किसी चीज की पुष्टि कर रहा हो। और वो कहता है, ढूंढ लिया इतनी जल्दी, चलो अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे मैं तो चाहता था कि थोड़ी देर पहले आ जाऊं और आपको ये भी सिखा कर जाऊं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद वो ब्लू ओरा में घिरा शख्स अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से एक सिरिंज निकाल लेता है और कहता है, मुझे जल्दी करनी होगी इससे पहले कि आप मर जाओ। इतना कहकर वो एमसी के पास बैठ गया और बिना देरी किए सिरिंज उसकी चेस्ट में इंजेक्ट कर दी और बोला, बस इस सुई को अंदर जाते देख कर ही दर्द महसूस होने लगा है। सिरिंज इंजेक्ट करने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो सब हो गया। फिर वो थोड़ा झुककर एमसी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है फोरफादर, अब पक्का कामयाब होना और अगर हो सके तो अपने इस डिसेंडेंट की जिंदगी थोड़ी आसान बना देना। ये कहने के बाद वो वापस खड़ा हो गया और बोला, वैसे ये सिस्टम बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, इसे यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी इसके बारे में आप खुद अच्छे से जान लेना। उसकी बातें खत्म होते ही अगले ही पल वो शख्स अचानक गायब हो गया। एमसी अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, लेटेस्ट सिस्टम सफलतापूर्वक होस्ट से कनेक्ट हो चुका है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि काफी समय पहले चाइना के वॉरियर्स ने अपनी हिफाजत के लिए मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया, लेकिन वक्त के साथ मार्शल आर्ट्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रही, ये एक खतरनाक और पावरफुल कला बन गई। कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जिनसे इंसान अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना सकता था, जबकि कुछ आर्ट्स इतनी कॉम्प्लेक्स और शक्तिशाली थी कि आम लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन वॉरियर्स ने अपने ज्ञान को बचाने के लिए इन टेक्निक्स को किताबों में लिखना शुरू कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें सीख सकें। समय बीतने के साथ इन किताबों को सेक्रेड मैनुअल्स कहा जाने लगा। जो लोग इन टेक्निक्स में माहिर हो जाते थे उनकी ताकत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा हो जाती थी। धीरे धीरे उन्हें मुरिम वॉरियर्स के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे मुरिम का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे अलग अलग फैक्शंस भी बनने लगे। कई वॉरियर्स मुरिम मास्टर्स के पास इकट्ठा होने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें उनका डिसाइपल बनने का मौका मिल जाए। इन फैक्शंस में सबसे पहले था राइटियस फैक्शन, जो न्याय और सही रास्ते पर चलने में विश्वास रखता था। दूसरा था इविल फैक्शन, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा फैक्शन भी था जो बाकी सभी के बराबर ताकत रखता था। ये लोग न्याय की परवाह नहीं करते थे और ना ही बुराई की। इनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, ताकत। दुनिया इन्हें डिमोनिक फैक्शन या फिर डिमोनिक कल्ट के नाम से जानती थी और ये कहानी है उसी डिमोनिक कल्ट के एक ऐसे नाजायज बच्चे की जो आगे चलकर खुद पैट्रियार्च को पीछे छोड़ देगा और डिमोनिक कल्ट का दूसरा डिमन लॉर्ड बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अचानक अपनी
आंखें खोल देता है और एक झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। अपने हाथों को देखते हुए वो हैरानी से सोचने लगता है, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? लेकिन मुझे तो तलवार से मारा गया था। एमसी हैरानी से सोचता है, आखिर हुआ क्या है और मैं इतना भीगा हुआ क्यों हूँ? लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नाक तक एक भयानक बदबू पहुंचती है। वो तुरंत अपनी नाक दबा लेता है। बदबू इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने कमरे की सफाई ही ना की हो। इसके बाद एमसी अपने हाथों की तरफ देखता है और हैरानी से कहता है, ये काला पदार्थ आखिर है क्या? तब हमें दिखाया जाता है कि उसकी पूरी बॉडी पर काले रंग का किसी पानी या कीचड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। अपनी हालत देखकर एमसी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये बदबू इतनी खतरनाक क्यों है और मेरी पूरी बॉडी इस चिपचिपे काले पदार्थ से ढकी हुई क्यों है? तभी अचानक हमारे एमसी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम उठ चुके हो यूजर? ये सुनते ही एमसी हल्की सी हैरानी में कहता है, क्या? लेकिन अगले ही पल वही आवाज फिर से गूंजती है, क्या तुम उठ चुके हो यूजर? इस बार आवाज सुनते ही एमसी झटके से बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और घबरा कर कहता है, कौन है वहाँ? एमसी चारों तरफ नजर दौड़ाता है लेकिन उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी वो रहस्यमय आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, शांत हो जाइए यूजर। ये सुनकर हमारा एमसी और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। वो सोचता है, क्या यह किसी दूर से बात पहुंचाने वाली टेक्निक है? नहीं, मैंने पहले भी एक बार ये आवाज सुनी थी लेकिन तब ऐसा नहीं था। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही हो। हमारा एमसी अभी ये सोच ही रहा होता है, क्या सच में ये आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही है? तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सही यूजर। ये सुनते ही एमसी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या? अगले ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम हो कौन? तभी वो रहस्यमय आवाज फिर से जवाब देती है, मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो चुका हूँ। मैं स्काई कॉर्प्स का जेन 7 सिस्टम हूँ। लेकिन हमारा एमसी मॉडर्न दुनिया की इन बातों को समझ ही नहीं पाता, इसलिए वो घबरा कर जोर से कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आवाज एक बार फिर कहती है, मैं जेन 7 सिस्टम हूँ। ये सुनकर एमसी हैरानी से कहता है, जेन 7 सिस्टम? जिस पर वो आवाज जवाब देती है, हाँ, जेन 7 सिस्टम। लेकिन हमारा एमसी अभी भी कुछ समझ नहीं पाता, उल्टा वो इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेता है। जैसे ही वो 7 शब्द सुनता है उसके दिमाग में एक अलग ही ख्याल आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, 7? क्या ये वही पवित्र 7 देवताओं में से एक है जिनकी पूजा पवित्र अग्नि के साथ की जाती है? ये सोचते ही एमसी डर के मारे वही घुटनों के बल बैठ जाता है और कांपते हुए कहता है कि यह सच है कि आप वाकई वही पूजनीय 7 महान आत्माओं में से एक हैं। लेकिन इस बार कुछ पलों तक कोई जवाब नहीं आता और इसी के साथ सीन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें एक हालवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई फिजिशियन बाइक नाम के एक बुढ़े आदमी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। फिजिशियन बाइक पूछते हैं, तो यंग मास्टर पर हमला हुआ था? जिस पर गार्ड जेंग जवाब देता है, जी सर। अपने दांत भींचते हुए गार्ड जेंग गुस्से में कहता है, ये लोग हमेशा से यंग मास्टर को नीचा समझते आए हैं और पहले भी कई बार उनकी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे उनसे अलग करके इतना खुला हमला कर देंगे। ये सुनकर फिजिशियन बाइक सोचते हुए कहते हैं, अगर तुम जैसे मास्टर फाइटर को भी धोखा दे दिया गया तो फिर ये काम सिर्फ स्टील्थ स्क्वाड का ही हो सकता है। यहीं हमें पता चलता है कि गार्ड जैंग ही हमारे एमसी के पर्सनल गार्ड है। इसके बाद फिजिशियन बाइक कहते हैं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि यंग मास्टर चियोन की जान बच गई। जिस पर गार्ड जैंग जवाब देता है, लगता है किसी ने यंग मास्टर की मदद की थी, लेकिन वो कौन था मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिजिशियन बाइक कहते हैं, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तो तुम्हें उसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर गार्ड जंग कहता है, जब मैं वहां पहुंचा तो जो मैंने देखा वो बेहद खौफनाक था। तब हमें दिखाया जाता है कि जब गार्ड जंग घटना वाली जगह पर पहुंचता है तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। ये मंजर देखकर खुद गार्ड जंग भी शौक में आ जाता है। गार्ड जंग बताता है कि वहाँ स्टील स्क्वाड के वॉरियर्स की लाशें पड़ी थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर के शरीर के ऊपर वाले हिस्से गायब थे। सिर्फ एक आदमी की बॉडी पूरी थी और वो भी उसी खंजर से मारा गया था जो मैंने यंग मास्टर को दिया था। उसके बाद मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई थी। थोड़ी दूर यंग मास्टर पड़े हुए थे, उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। लेकिन तब फिजिशियन बाइक हैरानी से कहते हैं, लेकिन यंग मास्टर के शरीर पर तो एक भी घाव नहीं था। जिस पर गार्ड जंग सिर्फ इतना कहता है, जी बिल्कुल। गार्ड जंग आगे बताता है, और सबसे अजीब बात यह थी कि यंग मास्टर की सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे वो सिर्फ सो रहे हो। उनके कपड़े तलवार से फटे हुए थे, लेकिन उनके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। ये सुनकर फिजिशियन बाइक सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आखिर उनकी मदद किसने की होगी? मुझे नहीं लगता कि पैट्रियार्च इतनी छोटी बातों में खुद दखल देंगे। जिस पर गार्ड जंग जवाब देता है, मैं भी आपसे सहमत हूँ सर। इसके बाद फिजिशियन बाइक कहते हैं, चलो जल्दी से यंग मास्टर के कमरे में चलते हैं। सीन एक बार फिर हमारे एमसी की तरफ शिफ्ट होता है, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। एमसी उस रहस्यमय आवाज से पूछता है, तो क्या मेरी जान आपने बचाई थी, है महान 7वें देवता? जिस पर सिस्टम जवाब देता है,
अगर तुम उन दुश्मनों को मारने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे पीछे पड़े थे तो नहीं, लेकिन अगर तुम मौत के बाद तुम्हारे शरीर को रीजनरेट करके तुम्हारी जान बचाने की बात कर रहे हो तो हाँ, वो मैंने ही किया था। ये सुनकर एमसी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है सेल्फ रीजनरेशन का क्या मतलब है और ये क्या होता है। कुछ पल चुपचाप रहने के बाद सिस्टम कहता है मैं जरूरी जानकारी तुम्हारे दिमाग में भेज रहा हूँ। लेकिन एमसी अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो पूछता है और ये यूजर क्या होता है। सिस्टम कुछ देर तक जैसे कोई हिसाब लगाता है और फिर कहता है मैं तुम्हें समझाने लायक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मास्टर, मैं कोई आत्मा या देवता नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। ये सुनकर एमसी मन ही मन सोचता है अचानक इसके बोलने का स्टाइल कैसे बदल गई। फिर वो पूछता है अगर तुम आत्मा नहीं हो तो फिर आखिर हो क्या। सिस्टम जवाब देता है मैं अपने बारे में और अपने इस्तेमाल की पूरी जानकारी सीधा आपके दिमाग में भेज सकता हूँ मास्टर। एमसी हैरानी से कहता है क्या, जिस पर सिस्टम पूछता है क्या आप इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहेंगे। एमसी हाँ में जवाब दे देता है और अगले ही पल उसके दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारी एक साथ आने लगती है। जैसे ही सारी जानकारी हमारे एमसी के दिमाग में जाती है उसके शरीर को अचानक एक जोर का झटका लगता है और वो तुरंत उल्टी कर देता है। तभी सिस्टम कहता है पहली बार इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, अगली बार ना चक्कर आएंगे और ना ही उल्टी होगी। हमारा एमसी अपना सिर पकड़ते हुए कहता है मेरा सिर घूम रहा है, ये आखिर है क्या। फिर वो धीरे से बोलता है सिस्टम तुरंत जवाब देता है जी मास्टर। एमसी हैरानी से पूछता है क्या तुम सच में मेरी बॉडी के अंदर हो। सिस्टम कहता है हाँ मास्टर, मैं आपके शरीर के अंदर ही मौजूद हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा मायूस हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है तो मतलब ये कोई इंसान या आत्मा नहीं है। फिर वो सिस्टम से पूछता है क्या तुम मेरी बॉडी से बाहर निकल सकते हो। सिस्टम जवाब देता है मुझे जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मुझे आपके शरीर के अंदर रहने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है और जब तक आप जिंदा हैं मैं आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। हमारा एमसी सोचने लगता है मेरे सारे हाफ सिबलिंग्स मुझे मारना चाहते हैं और अब मेरी बॉडी के अंदर ये अजीब सिस्टम भी आ गया, आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो सिस्टम से पूछने ही वाला था कि तुम मेरे अंदर आए कैसे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गार्ड जेंग बाहर से कहते हैं यंग मास्टर फिजिशियन बाइक आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही एमसी घबरा जाता है और धीरे से बोलता है क्या। फिर तुरंत सिस्टम से कहता है चुप रहना। एमसी सोचता है अगर किसी ने मुझे खुद से बातें करते देख लिया तो सब मुझे पागल समझेंगे। तब सिस्टम कहता है हम बिना बोले सिर्फ सोच के भी बात कर सकते हैं मास्टर। हमारा एमसी जल्दी से वापस बिस्तर पर लेट जाता है और सिस्टम से कहता है ठीक है अब चुप रहना। सिस्टम जवाब देता है टेम्पररी म्यूट मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। इसके बाद गार्ड जेंग और फिजिशियन बाइक रूम में आ जाते हैं। एमसी को सोता हुआ देखकर गार्ड जेंग कहते हैं लगता है यंग मास्टर अभी भी सो रहे हैं। चुपचाप इनका मुआयना करते हैं लेकिन तभी उनकी नजर एमसी पर पड़ती है जो अब जाग चुका था। गार्ड जेंग तुरंत उसके पास जाकर पूछते हैं यंग मास्टर आप जाग गए, अब कैसा महसूस हो रहा है। इतना कहते ही उन्हें अचानक एक तेज बदबू आती है और वो तुरंत अपनी नाक पकड़ लेते हैं। ये कैसी बदबू है यंग मास्टर, बेचारा एमसी मन ही मन सोचता है उप्स मैं तो इस बात को भूल ही गया। तब फिजिशियन बाइक एमसी को देखते हुए कहते हैं यंग मास्टर चियोन हम पहले भी मिल चुके हैं ना। एमसी कहता है जी फिजिशियन मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, जब मेरी माँ बीमार थी तब आप ही उनका इलाज करते थे। फिजिशियन बाइक कहते हैं अपना हाथ दीजिए मैं आपकी नब्ज देखना चाहता हूँ। कुछ देर नब्ज चेक करने के बाद वो कहते हैं ये तो बहुत अजीब है। ये सुनते ही गार्ड जेंग घबरा जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ फिजिशियन, यंग मास्टर ठीक तो है। बिल्कुल उल्टा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यंग मास्टर के शरीर से सारे जहर निकल चुके हैं और इनकी क्यूआई पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बह रही है। क्या आपने कोई दुर्लभ जड़ी बूटी ली थी। फिजिशियन बाइक की बात सुनकर हमारा एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या आप क्या कहना चाहते हैं फिजिशियन। फिजिशियन बाइक मुस्कुराते हुए कहते हैं अब तुम्हारा शरीर मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये सुनते ही एमसी हैरान रह जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है तो क्या मेरी बॉडी से निकला वो काला चिपचिपा पदार्थ असल में जहर था। एमसी तुरंत सिस्टम से पूछता है ये सब तुमने किया है, लेकिन सिस्टम जवाब देता है क्या आप मुझे अनम्यूट करना चाहेंगे। एमसी चिढ़कर कहता है हाँ जल्दी बोलो। सिस्टम फिर कहता है जब मुझे आपके शरीर में इंस्टॉल किया गया था तब मैंने आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया और उसे एक एथलेटिक बॉडी में बदल दिया। ये सुनकर एमसी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है आखिर तुम हो क्या, तुमने कहा था कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, लेकिन पक्का ना। सिस्टम शांत आवाज में जवाब देता है जी हाँ मास्टर मैं एक सिस्टम हूँ, कोई आत्मा नहीं। पिछले एपिसोड में सिस्टम ने हमारे एमसी की बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकाल दिए थे और उसे पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत बना दिया था। लेकिन हमारा एमसी अभी भी सिस्टम की असली पावर से अनजान था, क्योंकि जो कुछ ये सिस्टम कर सकता था वो किसी भी आम इंसान की सोच से बाहर था। डिमोनिक कल्ट के अंदर काफी सारे सेक्ट थे, लेकिन उनमें से 6 कोर सेक्ट्स थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते थे। शैडो सेक्ट, स्टील्थ सेक्ट, वॉर्ड सेक्ट, साइबर सेक्ट, पॉइजन सेक्ट और म्यूजिशियन सेक्ट। इन सभी सेक्ट्स ने एक पैक्ट किया हुआ था जिसके तहत वो अपनी मेडेंस को डिमोनिक कल्ट के पैट्रियार्क को देते थे ताकि उसके एयर्स पैदा हो सकें। ये एयर्स बचपन से ही अपनी मदर्स की फैमिलीज में पलते बढ़ते थे और बड़े होते ही एकेडमी ऑफ द डिमोनिक आर्ट्स में भेज दिए जाते। ये कोई आम एकेडमी नहीं थी, क्योंकि ये हर 10 साल में सिर्फ एक बार ही खुलती थी। यहाँ कल्ट के सबसे पावरफुल मास्टर्स पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाकर उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स को हद से ज्यादा मजबूत बनाया जाता था। एकेडमी का कंपटीशन वैसे ही काफी खतरनाक था, लेकिन जब माइनर प्रीस्टहुड के कैंडिडेट्स एंटर करते थे तब ये और भी ज्यादा फियर्स हो जाता था। कल्ट के लोग इसे ग्रैंड
टूर्नामेंट फॉर द माइनर प्रीस्टहुड कहते थे, उधर हमारा एमसी अब भी सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा था और उसे कोई भटकती हुई आत्मा समझ रहा था। तभी उसकी नजर फिजिशियन बाइक पर पड़ती है। एमसी को याद आता है कि फिजिशियन बाइक पॉइजन सेक्ट से था, इसलिए वो डर जाता है कि कहीं उन्हें सिस्टम के बारे में पता न चल जाए। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि मौजूदा मेडिकल मेथड से उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगाना नामुमकिन है। फिजिशियन बाइक एमसी की जांच करते हैं और सोचते हैं कि किसी ने इनकी मदद की है। फिर वो कहते हैं कि एमसी बिल्कुल ठीक है और सिर्फ कुछ हर्बल मेडिसिन देकर चले जाते हैं, जिसके लिए गार्ड जैंग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गार्ड जैंग फिजिशियन बाइक से कहते हैं कि वो उन्हें बाहर छोड़ देगा, लेकिन फिजिशियन बाइक मना कर देते हैं और यंग मास्टर चियोन का ध्यान रखने को कहते हैं। हॉलवे में चलते हुए फिजिशियन बाइक सोचते हैं कि एमसी का बदलाव वाकई रहस्यमय ही है। जो लड़का पहले मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख सकता था, आज उसका शरीर बाकी सेक्ट्स के यंग मास्टर्स जितना मजबूत हो चुका था। वो ये भी सोचते हैं कि भले ही एमसी एक सर्वेंट गर्ल का बेटा हो, लेकिन पैट्रियार्क का खून उसमें काफी मजबूती से बह रहा है और अगर इस सब के पीछे खुद पैट्रियार्क का हाथ है तो एकेडमी इस साल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीन फिर एमसी की तरफ शिफ्ट होता है। एमसी चैन की सांस लेते हुए सोचता है कि शुक्र है फिजिशियन बाइक को सिस्टम के बारे में पता नहीं चला। फिर उसे एहसास होता है कि अगर गार्ड जैंग उसे वक्त पर ना ढूंढती तो शायद वो जिंदा भी ना होता। एमसी गार्ड जैंग को थैंक्स कहने ही वाला होता है, लेकिन गार्ड जैंग बीच में ही टोक कर उसे पहले नहाने भेज देते हैं। नहाते वक्त एमसी सिस्टम से पूछता है कि वो उसे कितना हील कर सकता है। सिस्टम बताता है कि स्वॉर्ड बाउंड्स और ऑर्गन्स के डैमेज को वो बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है, लेकिन ब्लड लॉस या फ्लैश लॉस को रिकवर होने में ज्यादा वक्त लगता है। ये सब सुनकर एमसी कहता है कि सिस्टम ऐसी बहुत सी बातें करता है जो उसकी समझ से बाहर है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना इस हीलिंग एबिलिटी को खुद टेस्ट करके देखा जाए। नहाते वक्त एमसी सिस्टम की हीलिंग एबिलिटी टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अपनी हाथ की हथेली पर चाकू से एक कट लगा लेता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। तुरंत सिस्टम हीलिंग शुरू कर देता है और एमसी की आंखों के सामने ही घाव देखते ही देखते गायब हो जाता है। ये देखकर एमसी हैरान रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन अब इतना तो साफ था कि सिस्टम सच में उसे हील कर सकता था। इसके बाद एमसी सिस्टम से पूछता है कि जो सारी जानकारी और एबिलिटीज उसके दिमाग में ट्रांसफर हुई हैं, क्या वो उन्हें वाकई यूज कर सकता है। सिस्टम हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर एमसी तय करता है कि नहाने के बाद वो इन सब एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। जब एमसी बाथटब से बाहर निकलता है तो अपनी बॉडी देखकर एक बार फिर चौंक जाता है। उसकी मसल्स ऐसे लग रही थी जैसे उसने सालों से ट्रेनिंग की हो। सिस्टम बताता है कि उसने एमसी की बॉडी को रिस्ट्रक्चर किया है। एमसी अभी इस बात पर सोच ही रहा था कि तभी बाहर खड़ी एक मेड उसके कपड़े लेकर आ जाती है। ये सुनकर एमसी फिर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सिस्टम बार बार ऐसी बातें करता था जो उसकी समझ से बाहर थी। एमसी सिस्टम से कहता है, वैसे मैं तुम्हें सिस्टम बुलाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिस्टम तुरंत जवाब देता है, नेम रजिस्टर्ड। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या तुम्हारा हर बार इतना फॉर्मल होना जरूरी है। इसके बाद एमसी लाइब्रेरी पहुंच जाता है और सिस्टम से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। सिस्टम कहता है, कोई भी किताब खोलो और पेजेस एक एक करके पलटते जाओ। एमसी हैरान हो जाता है, बस इतना ही। सिस्टम जवाब देता है, हाँ। एमसी एक किताब उठाता है और देखने लगता है कि यहाँ ज्यादातर बुक्स एक्यू पॉइंट्स और क्यूए सर्कुलेशन पर हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पढ़ाई शुरू कर देता है और किताब के पेजेस तेजी से पलटने लगता है। कुछ देर बाद वो सिस्टम से कहता है, हो गया। तब सिस्टम कहता है, स्कैन कंप्लीट, डाटा ट्रांसफर के लिए रेडी है। एमसी पूछता है, मतलब तुमने पूरी किताब कॉपी कर ली। सिस्टम जवाब देता है, दैट्स करेक्ट। ट्रांसफर शुरू करूं। एमसी तुरंत हाँ कह देता है और अगले ही पल किताब की सारी जानकारी उसके दिमाग में ट्रांसफर होने लगती है। सिस्टम बताता है कि किताब की सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन इतनी सारी जानकारी एक साथ मिलने की वजह से एमसी को थोड़ी चक्कर और उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। सिस्टम उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ ही देर में उसका शरीर इसकी आदत डाल लेगा। ये सुनकर एमसी मजाक में पूछता है, क्या तुम अब मेरी फिक्र भी करने लगे हो। लेकिन सिस्टम वही ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये सुनकर एमसी उसे एक सोललेस स्काउंडरल कह देता है। फिर एमसी पूछता है, अब मुझे क्या करना है। सिस्टम कहता है, बस उस जानकारी के बारे में सोचिए जो आप देखना चाहते हैं। जैसे ही एमसी एक्यूपॉइंट्स के बारे में सोचता है, पूरी किताब उसके दिमाग में खुलने लगती है। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि उसका मीनिंग भी। एमसी हैरान रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ याद करना नहीं था, वो पूरी किताब को समझ भी रहा था। तब सिस्टम बताता है कि ट्रांसफर से पहले उसने किताब की गलतियां भी ठीक कर दी थी। ये सुनकर एमसी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और तब उसे एहसास होता है कि इस एबिलिटी की मदद से वो मार्शल आर्ट्स किसी भी इंसान से ज्यादा तेजी से सीख सकता है। एमसी के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बाकी 6 सेक्ट्स के यंग मास्टर्स बचपन से ही एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे, जबकि एमसी को सिर्फ 3 पावर्स ब्रीथिंग मेथड ही सीखने दिया गया था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। एकेडमी की लाइब्रेरी में सिर्फ डिमोनिक कल्ट ही नहीं बल्कि राइटियस और इविल फैक्शंस की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी मौजूद थी। और इसी के साथ हमारे एमसी ने अपना गोल तय कर लिया, वो एकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट बनेगा। इसी के साथ सीन अचानक स्टील स्क्वाड के रेजिडेंस की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ एक लड़का गुस्से में खड़ा था और उसके सामने स्टील स्क्वाड का एक मेंबर घुटनों पर बैठा हुआ था। लड़का गुस्से में कहता है, मैंने सिर्फ एक छोटी सी परेशानी को खत्म करने भेजा था और मेरे 5 आदमी मर गए। तब हमें पता चलता है कि उसका नाम मुगेम
च्योन है। यहाँ लगता है कि च्योन उनके परिवार का सरनेम है, इसी वजह से हमारे एमसी को भी यो उन च्योन कहा जाता है। स्क्वाड का मेंबर बताता है कि शायद किसी हिडन मास्टर ने बीच में दखल दिया था। ये सुनकर मुगम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने पहले ही एमसी को उसके गार्ड जैंग से अलग कर दिया था, फिर भी वो बच गया। इसका मतलब था कोई और उसकी रक्षा कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मुगम की आंखों में किलिंग इंटेंट भर जाता है और वो कहता है, यो उन च्योन, अकेडमी ऑफ द डिमोनिक आर्ट्स में मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन मुगम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वो कमजोर समझ रहा था वो अब पहले वाला योन च्योन रहा ही नहीं था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मानवा रिकैप या मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं तो आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ तो मैं वीडियो किस टाइप में रखूँ, जैसे मानवा को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना, डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस, etc, या जैसे ये वीडियो है फुल पेज में सिर्फ फास्ट स्टोरी कवर होती है और जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही मिलती हैं। आप कमेंट करके जरूर अपनी सलाह दीजिएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत हमारे एमसी के घर से होती है। सुबह सुबह हमारा एमसी बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि कल पूरी रात ही उसे नींद ही नहीं आई। फिर वो उठकर खिड़की खोलता है और बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है अभी कुछ देर पहले ही सुबह हुई है। और फिर वो सोचता है, आखिर आज वही दिन है जब मुझे एकेडमी में एंटर करना है। खिड़की से बाहर देखते हुए एमसी की नजर गार्ड जैंग पर पड़ती है, जो बाहर अपनी डैगर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि एमसी सोचने लगता है, काश मैंने छुपकर जैंग की टेक्निक सीख ली होती। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि दूसरी सेक्ट्स हमेशा उस पर नजर रखती थी और इसी वजह से उसने अपनी माँ से वादा किया था कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले वो कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखेगा। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आती है, मास्टर। एमसी हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? सिस्टम कहता है, क्या आप गार्ड जैंग की टेक्निक स्कैन करना चाहेंगे? ये सुनकर एमसी पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्या तुम किसी और की टेक्निक भी स्कैन कर सकते हो? सिस्टम जवाब देता है, जी हाँ। एमसी तुरंत पूछता है, मतलब तुम जैंग की टेक्निक स्कैन करके मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हो? सिस्टम कहता है, बिल्कुल, और इतना ही नहीं। सिस्टम बताता है कि उसके डाटाबेस में पहले से ही कई मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स मौजूद हैं। ये सुनकर एमसी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। सिस्टम कहता है कि वो उन्हें अभी ट्रांसफर भी कर सकता है। एमसी कुछ देर सोचता है। उसे लगता है कि बिना परमिशन किसी की टेक्निक कॉपी करना गलत है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि दोपहर तक उसे एकेडमी में बिना किसी गार्ड के जाना है और खुद को बचाना भी सीखना होगा। इसलिए वो तुरंत ऑर्डर देता है, सिस्टम स्कैन शुरू करो। सिस्टम स्कैन स्टार्ट कर देता है। लगभग 1 घंटे बाद स्कैन कंप्लीट हो जाता है और फिर टेक्निक ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे ही डाटा एमसी के दिमाग में ट्रांसफर होता है, उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो खिड़की के पास बैठ जाता है। कुछ देर बाद ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। एमसी राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अब उसे जैंग की पूरी डैगर टेक्निक याद है। वो तुरंत भागकर जाता है और एक खंजर उठाता है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं गार्ड जैंग उसे देख ना ले, इसलिए वो खिड़की बंद कर देता है और कमरे के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि जैंग ने जिस टेक्निक को मास्टर करने में 20 साल लगा दिए, एमसी उसे सिर्फ कुछ ही देर में कर पा रहा था। तभी सिस्टम फिर बोलता है, मैंने इस टेक्निक से जुड़ी मसल और टेंडन्स की इन्फॉर्मेशन भी एनालाइज कर ली है, क्या आप इसे अपनी मसल्स में ट्रांसफर करना चाहेंगे? एमसी हैरान होकर पूछता है, तुम मसल्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो? लेकिन सिस्टम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एमसी के पूरे शरीर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और पूछता है, ये अचानक क्या हुआ? सिस्टम समझाता है कि एमसी ने टेक्निक तो सीख ली, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक उस टेक्निक की आदी नहीं हुई है, इसी वजह से उसकी मसल्स और टेंडन्स डैमेज हो गए हैं। एमसी किसी तरह बेड पर बैठता है और सिस्टम से कहता है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाओ। सिस्टम तुरंत अपनी लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर लेता है। अब सिस्टम बताता है कि एमसी का दिमाग टेक्निक सीख चुका है, लेकिन बॉडी अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अगर मसल्स वाली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाए तो बॉडी भी टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लेगी। एमसी कहता है, मतलब ट्रांसफर करने के बाद दर्द नहीं होगा? सिस्टम जवाब देता है, बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये प्रोसेस पूरे 2 घंटे लेने वाला था। एमसी थोड़ी देर सोचता है, एकेडमी में जाने में अभी काफी वक्त है, इसलिए वो ट्रांसफर के लिए हाँ कर देता है। तब सिस्टम एक और वार्निंग देता है, ये प्रोसेस इतना पेनफुल है कि वो एमसी को सुला देगा और बताता है कि इस प्रोसेस के दौरान लाखों लोग बेहोश हो चुके हैं। ये सुनकर एमसी भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर पूछता है, अगर मैं दर्द नहीं झेल पाया तो बाद में सुला दोगे? सिस्टम जवाब देता है, जी हाँ, और इसी के साथ ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे ही मसल्स ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू होती है, हमारा एमसी सोचता है कि शायद वो बेकार ही इतना डर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में इतना भयानक दर्द शुरू होता है कि वो जोर की चीख के साथ बेड पर गिर जाता है। ये देखकर सिस्टम उसे तुरंत बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन गार्ड जैंग की तरफ शिफ्ट होता है। वो किचन में खाना बना रहे थे और अपने हाथ के बने खाने को टेस्ट करके काफी खुश लग रहे थे। आज वो हमारे एमसी की पसंद का हर खाना बनाने का सोच रहे थे, क्योंकि हमारा एमसी आज एकेडमी ज्वाइन करने वाला था, इसलिए उसका घर पर आखिरी दिन था। खाना बनाते बनाते गार्ड जैंग को पुरानी बातें याद आने लगती है। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले एमसी की मां ने मरने से पहले उसका हाथ पकड़कर एमसी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। उस दिन के बाद से ही गार्ड जैंग हमेशा हमारे एमसी की देखभाल करता आ रहा था। वापस प्रेजेंट में आकर वो एमसी की मां को याद
याद करते हुए प्रार्थना करता है कि एकेडमी में भी हमारे एमसी की रक्षा करना। लेकिन तभी उसे अचानक एमसी की चीख सुनाई देती है। गार्ड जंग बिना एक भी पल गवाए सीधा एमसी के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे में पहुंचकर वो देखते हैं कि हमारा एमसी बेड पर बेहोश पड़ा था। वो तुरंत उसकी नब्ज चेक करते हैं। नब्ज बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए गार्ड जंग समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन तभी उनकी नजर जमीन पर बने कुछ पैरों के निशानों पर पड़ती है। वो उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं और जितना ज्यादा वो उन पैरों के निशानों को देखते हैं उतना ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये निशान साफ बताते थे कि हमारा एमसी अब उनकी डैगर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता था। गार्ड जैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर जिस टेक्निक को मास्टर करने में उन्हें 20 साल लग गए, क्या हमारे एमसी ने उसे सिर्फ देखकर ही सीख लिया था? और यही सोचकर गार्ड जैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टम कहता है डैगर टेक्निक के लिए मसल फाइबर और टेंडन्स का कन्वर्जन अब कंप्लीट हो चुका है। कि तभी हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और एकदम से सीधा बैठ जाता है और फिर डरते हुए कहता है मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करने वाला। सिस्टम उसको कहता है मैंने तो पहले ही आपको वार्निंग दी थी मास्टर। फिर हमारा एमसी कहता है कि पर मैं ऐसे क्यों सो रहा हूँ? क्या गार्ड जैंग यहाँ आए थे? फिर एमसी की नजर पास में पड़े खंजर पर पड़ती है। वो जाके उसे उठाता है और सिस्टम से कहता है अब अगर मैं डैगर टेक्निक का यूज करूं तो दर्द तो नहीं होगा। सिस्टम कहता है मैंने आपके मसल फाइबर और टेंडेंस को उस लेवल तक बदल दिया है जो 20 साल से ट्रेनिंग कर रहे किसी इंसान के बराबर होता है। एमसी एक लंबी सांस लेता है और ओके कहते ही वो डैगर टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एमसी सोचता है ये वही सीक्वेंस है, लेकिन मेरे मूवमेंट्स अब ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल है। हवा को काटने का ये एहसास काफी इनक्रेडिबल है। हमारा एमसी हवा में काफी सारे अटैक करता है और फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। एमसी मन ही मन कहता है अब सेकंड सीक्वेंस के पहले स्टेप के लिए। हमारा एमसी दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट करता है, लेकिन पहले ही कदम के साथ कमरे के फ्लोर को तोड़ देता है। एमसी हल्का हैरान होता है और कहता है नहीं यार, मैं बिना इंटरनल टेक्निक को यूज किए भी ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ सकता हूँ। एमसी उन पैरों के निशानों के पास बैठकर देखते हुए कहता है लगता है मैंने एक्सटर्नल टेक्निक अच्छे से सीख ली है। गार्ड जैंग देखेंगे तो शौक हो जाएंगे। कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है। गार्ड जंग बाहर से कहते हैं यंग मास्टर मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। एमसी घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने पैरों से उस टूटे हुए फ्लोर को ठीक करने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है? मैं इसको दबा रहा हूँ फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। तभी गार्ड जंग कमरे के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर। एमसी उन निशानों को छुपाने के लिए पास में पड़ी एक छोटी टेबल को उन निशानों पर खिसका देता है जिससे वो निशान ना दिखे और बात को घुमाते हुए कहता है आज मुझे बहुत भूख लगी है। गार्ड जंग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं आप हमेशा खिड़की के पास बैठकर खाते हैं। एमसी कहता है क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए घर पर नहीं रहूंगा तो सोचा थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। और सोचता है काश जैंग ने नोटिस ना किया हो। फिर एमसी की नजर गार्ड जैंग के बनाए नाश्ते पर पड़ती है जो कि सब उसके फेवरेट होते हैं। एमसी मन ही मन कहता है मेरे सारे फेवरेट्स। जैंग तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो और क्योंकि मैं आज एकेडमी ऑफ डिमोनिक आर्ट्स में जा रहा हूँ शायद ये लास्ट टाइम होगा जब मैं जैंग का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ। एमसी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि तभी सिस्टम बोल पड़ता है अचानक इमोशन चेंज होने की वजह से पेट में जलन हो रही है। थूक और सलीवा को निगल जाओ ताकि स्टोमक एसिड कंट्रोल हो सके। एमसी चिढ़ जाता है और कहता है चुप हो जा, मुझसे ऐसी लैंग्वेज में मत बोलो जो मुझे समझ ही ना आए। सिस्टम कहता है अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। एमसी जल्दी जल्दी खाना खाते हुए सोचता है मैं एक भी दाना वेस्ट नहीं करूंगा। गार्ड जंग वही खड़े उसको देखते रहते हैं और एमसी को इतना जल्दी खाना खाते देख कहते हैं आप थोड़ा धीरे खाओ यंग मास्टर। एमसी कहता है ठीक है। कुछ देर बाद एमसी अपना खाना खा लेता है और कहता है थैंक्स जैंग। गार्ड जंग कहते हैं यंग मास्टर आपने डैगर टेक्निक कब सीखी? एमसी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है आप क्या कह रहे हो? तभी गार्ड जंग उस टेबल को साइड में हटा देते हैं जिससे वो निशान दिखने लगते हैं। गार्ड जंग सोचते हैं ये सेकंड सीक्वेंस का पहला स्टेप है और ये निशान पहले से भी ज्यादा गहरा है। मैं गलत नहीं था। एमसी सोचता है मुरीम में किसी और वॉरियर की टेक्निक चुराना सख्त मना है। मैं सिस्टम की वजह से अंधा हो गया और मैंने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। एमसी कुछ कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता और सोचता है मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, चाहे जंग मुझसे नफरत ही क्यों ना करे। एमसी काफी शर्मिंदा और घबराया हुआ होता है। तभी गार्ड जंग कहते हैं शाबाश यंग मास्टर। एमसी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। गार्ड जंग आगे कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपने इसे छुप के सीखा। अगर 6 सेक्ट का फैक्ट ना होता तो मैं आपको पहले ही सिखा देता। ये सुनते ही एमसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एमसी गार्ड जंग को कुछ कहने की कोशिश करता है पर गार्ड जंग एमसी की तरफ एक नोट कर देते हैं। एमसी कहता है ये क्या है जंग? गार्ड जंग कहते हैं ये डैगर टेक्निक के लिए क्यूआई को सर्कुलेट करने के लिए की टिप्स हैं। एमसी कहता है पर क्यों? गार्ड जंग कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं मैं आपको ब्रीथिंग टेक्निक भी दे देता लेकिन एकेडमी में इससे भी काफी बेहतर टेक्स्ट मिल जाएंगे। आपके लिए वही ज्यादा अच्छा होगा कि आप उन्हीं से सीखो। गार्ड जंग की बात सुनकर एमसी वो नोट ले लेता है और उसकी आंखों से अब काफी ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। हालांकि वो दांत भींच लेता है ताकि रो ना दे। गार्ड जंग एमसी को ऐसे देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा एमसी गार्ड जंग से रोते हुए कहता है जंग मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी नहीं रोऊंगा, कभी भी नहीं। प्रेजेंट में गार्ड जंग सोचते हैं लेडी वाक को
गए 5 साल हो चुके हैं। यंग मास्टर चियोन उस वक्त से काफी हिम्मत वाले बन गए हैं, लेकिन वो अभी भी एक बच्चे हैं जिसे अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए। इतना सोचकर गार्ड जंग बाहर जाने लगते हैं, पर दरवाजे के पास जाकर वो रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं एकेडमी में एंटर करने के बाद आपके पास नहीं रह सकता, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी अपने आंसू निकाल लो और आगे से और मजबूत बन जाओ। एमसी थैंक यू कहता है और जोर जोर से रोने लगता है। गार्ड जंग कमरे से बाहर चले जाते हैं। एमसी अपने आंसू साफ करता है और मन ही मन कहता है, अब कोई डर नहीं, अब कोई हेजिटेशन नहीं। माँ चली गई है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक घर है जहाँ मैं वापस जा सकता हूँ। सीन फिर एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है और काफी लोग बातें कर रहे थे। वहीं भीड़ में 2 लड़के बात कर रहे थे। मोटा लड़का कहता है, क्या डिमोनिक कल्ट के सारे सेक्ट्स यहाँ सच में आ गए हैं? तुम्हें क्या लगता है कितने लोग होंगे? दूसरा लड़का कहता है, मैं तो कहूँगा लगभग 1000। मोटा लड़का कहता है, मैं तो यहाँ आकर काफी नर्वस हो गया हूँ। दूसरा लड़का कहता है, ये एकेडमी माइनर प्रीस्टहुड के ग्रैंड टूर्नामेंट के लिए भी है, इसलिए हमें सोच समझकर साइड चूज करनी होगी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, नए स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, लेकिन मुझे इस साल किसी में असली फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिख रही। क्या ही अफसोस है, तुम बेवकूफ लोग, क्या तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे लिए एंड भी हो सकता है। हमें पता चलता है कि ये लॉर्ड ऑफ द फ्लेम ली है, जो पैट्रियार्क का राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड है। उनके देखते ही सब बातें करने लगते हैं। ये वही रेड हेयर वाले हैं, पैट्रियार्क के राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड, कल्ट के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स में से एक, बल्कि टॉप 5 में से भी एक। ली उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और सामने खड़े स्टूडेंट्स को देखते हुए कहते हैं, अब पहली रो के स्टूडेंट्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ये जरूर 6 सेक्ट्स के यंग मास्टर होंगे। वहाँ 5 लड़के और एक लड़की लाइन में खड़े होते हैं। स्टूडेंट 1 म्यून चियोन ऑफ द शैडो सेक्ट, स्टूडेंट 2 गोंग चियोन of the Sword Clan, Student 3 Mugam Cheon of the Steel Squad, Student 4 Jong Cheon of the Poison Sect, Student 5 Yuchan Cheon of the Saber Sect और लास्ट में Student 6 Wonryo Cheon of the Musician Sect। लास्ट वाली लड़कियों को देखते हुए ली सोचते हैं, हाँ इस साल के ग्रैंड टूर्नामेंट फॉर द माइनर प्रीस्टहुड में एक ही फीमेल कैंडिडेट है और स्टूडेंट 7 चियोन वो कहाँ है? ली किसी और के वहाँ होने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर वो शख्स वहाँ नहीं होता।